नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। डेली की डेली आप क्लासों का रिवीजन जरूर कर रहे होंगे और पिछली जो क्लासें हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ ली होगी। जिसने नहीं पढ़ी हो तो क्लासें ना देखी हो वो प्ले लिस्ट में जाए और क्लास को करो वाइज एक से लेकर पूरा आराम से पढ़े। आज की जो क्लास है अपनी ये 90 नंबर की क्लास होने वाली है। इससे पहले अपन 8 क्लासें पढ़ चुके हैं। पिछली जो क्लास थी इसमें अपने पढ़ा चौहान वंश के बारे में, पार्ट 2 था कल का। इसमें इसकी शाखाएं को शुरू की तो हमने सबसे पहले लिया शाकंभरी के चौहान। शाकंभरी के चौहानों में हमने सबसे पहला पढ़ा था अजयराज। अजयराज का पुत्र था अर्णोराज। अर्णोराज के बाद से जगदेव शासक बना, उसको लिया और उसके बाद पढ़ा अपने विग्रहराज को। तो ये सबको हम पूरे कर चुके थे। इसके बाद आज हम अपन सुनने पढ़ने वाले हैं सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपने सब पहले सुन लिया होगा, नहीं सुना होगा तो आज सब कुछ सुन लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आपका ध्यान एकदम बोर्ड पे होना चाहिए, एकदम बाज की नजर होनी चाहिए आज की तो। और आज को आपको बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में अच्छे से। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को ज़्यादा देर ना करते हुए। तो सबसे पहले अपन लेते हैं पृथ्वीराज चौहान। चलिए दोस्तों देख लेते हैं पृथ्वीराज चौहान को। तो पृथ्वीराज चौहान जी की अगर माता देखी जाए तो माता थी इनकी कर्पूरी देवी। कौन थी? कर्पूरी देवी। पिता देखे जाए तो सोमेश्वर। कौन थे? सोमेश्वर। इनकी एक उपाधि थी प्रताप लंकेश्वर। प्रताप लंकेश्वर। जन्म अगर पृथ्वीराज चौहान का देखा जाए तो 1166 में कहाँ हुआ? अनहिल पाटन गुजरात में। इनकी पत्नी और प्रेमिका देखी जाए तो एक तो थी इच्छनी देवी और एक संयोगिता। संयोगिता जो थी जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी और जो इच्छनी देवी थी, एक तो इच्छनी देवी और एक थी संयोगिता। इनके बारे में आगे हम अच्छे से देखेंगे। अगर इनका मुख्यमंत्री देखा जाए, इनका पृथ्वीराज चौहान का मुख्यमंत्री देखा जाए तो केमास ऐसे कदमवास भी कहा जाता है। कदम्बवास, इन दोनों के नाम से इनको जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट। अगर इसका सेना अध्यक्ष देखा जाए, इनका पृथ्वीराज चौहान का अगर सेना अध्यक्ष देखा जाए तो वो था भुवनमल। कौन था? भुवनमल। कौन था? भुवनमल। और अगर पृथ्वीराज जी की उपाधियां देखी जाए तो एक तो थी रायपिथोरा और एक दलपुंज। रायपिथोरा का मतलब होता है युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। युद्ध में अपनी पीठ नहीं दिखाने वाला। और दलपुंज का अर्थ होता है विश्व विजेता। ठीक है। इसी बात अगर इसका चाचा देखा जाए तो वो था अपरांगी। कौन था? अपरांगी। चचेरा भाई देखा जाए तो नागार्जुन। कौन था? नागार्जुन। भाई देखा जाए तो हरिराज। इसकी घोड़ी देखी जाए तो नाट्यरंभा। ठीक है। तो ये देख लीजिए इसकी पृष्ठभूमि। पृथ्वीराज जो चौहान थे, इनकी माता का नाम कर्पूरी देवी, पिताजी का नाम सोमेश्वर, प्रताप लंकेश्वर इनकी उपाधि थी। उपाधि जो थी वो थी प्रताप लंकेश्वर। जन्म इनका 1166 में अनिल पाटन गुजरात में हुआ। इनकी पत्नी देखी जाए तो एक तो इच्छनी देवी, एक संयोगिता। मुख्यमंत्री देखा जाए तो केमास या कदमवास, दोनों एक ही के नाम है। ठीक है। सेनाध्यक्ष देखा जाए तो भुवनमल। उपाधियां देखी जाए तो एक रायपिथोरा इनकी युद्ध में पीठ न दिखाने वाला और एक दलपुंज इनकी विश्व विजेता।
चाचा देखे जाए तो इसके चाचा एक अपरांगे, चचेरा भाई देखा जाए तो नागार्जुन, भाई देखा जाए तो हरिराज, और ये घोड़ी देखी जाए तो नाट्यरंभा। ये जो नाट्यरंभा थी ये बारात शादी में नाचने वाली घोड़ी थी। जब मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है तराइन के द्वितीय युद्ध में, तब उस समय नाट्यरंभा को पृथ्वीराज चौहान जी के हाथ में लग जाती है, और जब वे बैठ के वहां पे जाते हैं तो इनकी हार हो जाती है, क्योंकि जब तलवारों की इनको सुनाई देती है तो वहां पे क्या बोलते हैं, उसको लगता कि ये तो ढोल नगाड़े बाज रहे हैं, और वहीं पे नाचना शुरू कर देती है। इसकी वजह से इनकी हार हुई है। बाकी इसके बारे में हम आगे देखेंगे विस्तृत, तो आप ले लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसके बाद करते हैं हम पृथ्वीराज चौहान जी के अगले आने वाले जीवन के संघर्ष के बारे में। ठीक है, ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों, पृथ्वीराज की जो जीवन का संघर्ष था, जो बचपन से शुरू हो गया था, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। जो पृथ्वीराज चौहान थे ये अपनी पिता के मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में ही शासक बन गए थे। इनके पिता की जो मृत्यु थी, सोमेश्वर की जो मृत्यु थी, ये हुई थी 1177 में, और पृथ्वीराज चौहान जी जिनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1166 में अहिन पाटन में, यानी कि उसकी उस टाइम की कितनी एज हुई, 11 वर्ष। मात्र 11 वर्ष की आयु में ये शासक बने। तो लाजमी है कि अगर छोटा बच्चा शासक बना, 11 वर्ष का बच्चा कितना सा होता है, 11 वर्ष का बच्चा अगर शासक बना, तो जो सबसे पहले जो अपने ही घर वाले हैं, यानी कि जो इनके चाचा थे अपरांगे, और जो चचेरा भाई था नागार्जुन, यही गद्दी को हड़पना चाहते थे और इसकी सत्ता को प्राप्त करना चाहते थे। इन्होंने गद्दी को हड़पने के लिए इस पर हमले करवाना शुरू कर दिया। माता कपूरी देवी और जो इनका संरक्षक था केमास, उनके संरक्षण में इन्होंने वहां शासन किया। और सबसे पहले इन्होंने जो अपना चचेरा भाई था नागार्जुन, उसके साथ युद्ध किया। उसके बाद आगे चल के इन्होंने भंडारपुर का दमन किया, और ऐसे करते करते ये शासन में आए। फिर कुछ समय बाद इच्छिनी देवी से शादी करते हैं, भीमदेव से संघर्ष करके। उसके बाद संयोगिता होती है, जब वाली स्टोरी आती है, चलिए अपन देखते हैं। तो सबसे चौहान अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में शासक बने। इसके बाद अपन देखते हैं कि शासक बनने के बाद सबसे पहले इन्होंने गुड़गांव में 1178 में नागार्जुन का दमन किया, और ये किसके साथ मिलकर किया, इनकी माता कपूरी देवी और संरक्षक कदमवास या केमास के साथ मिलकर, यानी उन्होंने इनका संरक्षण का काम किया और पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ले ली। केवल इस नाम के ही उस समय शासक हुआ करते थे। इसके बाद 1182 में भंडारपुर का दमन किया पृथ्वीराज चौहान ने। 1182 में भंडारपुर का दमन किया। इसके बाद देखा जाए तो जब ये भंडारक थे, ये भंडारक कहाँ के थे, सतलज के, कहाँ के थे, सतलज के। इसके बाद 1182 में महोबा का युद्ध होता है, और इसमें चंदेल शासक परमोदित देव को पराजित किया। किन्होंने किया, पृथ्वीराज चौहान ने। जो महोबा के शासक चंदेल शासक थे परमोदित देव, इसको पराजित किया। परमोदित देव के उस समय 2 अच्छे शासक और अच्छे सेनापति हुआ करते थे, एक तो थे आला और एक थे उदल। ये जो आला उदल थे ये हर चीज में सर्वश्रेष्ठ है, और इन्होंने इस युद्ध में सबसे पहले नाराज होकर इनसे दूर चले जाते हैं लोग, लेकिन महोबा के युद्ध में जब इनका देशभक्ति प्रेम जाग लेता है तो ये वापस आ जाते हैं और परमोदित देव की सहायता करते हैं, और इस युद्ध में इनका साथ देते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इनके लिए एक कहावत की जाती है आला उदल के लिए, अभी भी इनके नाम पे महोबा में इनके नाम पे भी तक गीत गाए जाते हैं। और उस समय एक कहावत चली थी, 7 वर्ष कुकुर जिए, 14 वर्ष सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन बेकार। ये आला और उदल के लिए एक कहावत उस समय चली थी। ठीक है दोस्तों, तो उसको देख लीजिए। इसके बाद गुजरात के जो भीमदेव थे, इनके नागौर के युद्ध का संघर्ष हुआ। क्यों हुआ, इसका कारण देखा जाए तो जो भीमदेव थे, इसका युद्ध किसके साथ हुआ, पृथ्वीराज चौहान के मध्य। कारण क्या था, इच्छिनी देवी। कारण क्या था, इच्छिनी देवी। जो इच्छिनी देवी थी ये शादी करनी चाहती थी पृथ्वीराज जी से, और जो भीमदेव था ये शादी करना चाहता था इच्छिनी देवी से। ये जो इच्छिनी देवी थी ये आबू के सलग के पवार की राजकुमारी थी। आबू के सलग पवार की पुत्री थी, और जी सलग पवार थे, इन्होंने इसकी शादी भीमदेव जी के साथ फिक्स कर दी थी।
तो भीमदेव और पृथ्वीराज में संघर्ष लाजमी था, क्योंकि इसकी जो आगे का पवार था, भीमदेव इससे शादी करना चाहता था इच्छिनी देवी से, लेकिन इच्छिनी देवी करना चाहती थी पृथ्वीराज से। पृथ्वीराज जी जो इन्होंने उस समय व्हाट्सअप किया इच्छिनी देवी ने कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, और भीमदेव ने अगर मुझसे शादी की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, सुसाइड कर लूंगी, ठीक है। तो इच्छिनी देवी ने पृथ्वीराज को किया व्हाट्सअप, और व्हाट्सअप कर दिया, तो यहाँ पे पृथ्वीराज जी पहुंच गए और इच्छिनी देवी को लेके आ गए। तो यहाँ पे इनका युद्ध लाजमी था। तो गुजरात के भीमदेव से नागौर युद्ध में संघर्ष हुआ, और इसमें विजय पृथ्वीराज जी हुआ, ठीक है। तो ये तो हुआ इच्छिनी देवी का। इसके बाद इसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे संयोगिता के बारे में। इच्छिनी देवी का तो हो गया यहाँ पर कि इच्छिनी देवी थी जो आबू के सलग पवार की पुत्री थी, ये पृथ्वीराज से शादी करना चाहती थी, और जो भीमदेव था ये इच्छिनी देवी से शादी करना चाहता था, ठीक है। तो ये इनको इसको लेके आ गए, पृथ्वीराज इच्छिनी देवी को लेके आ गए, और भीमदेव के इनके मध्य हुआ संघर्ष। एक और इनका कारण था, वो था सीमा विवाद। क्या था? सीमा विवाद। अब आप पूछो कि ये सीमा कहाँ की राजकुमारी थी? सीमा कहीं की राजकुमारी नहीं थी। ये जो दो क्षेत्र होते हैं इनके दोनों का, एक तो गुजरात, एक तो भीमदेव जी का क्षेत्र, भीमदेव का क्षेत्र था, एक खुद पृथ्वीराज जी का क्षेत्र था। इन दोनों के मध्य जो सीमा लगती है, बाउंड्री रेखा जो वो लगती थी, उसके बारे में बात हो रही है। तो इसको लेकर अपनी सीमा क्षेत्र विस्तार के लिए, अपनी सीमा विस्तार के लिए भी इनका वो ना लाजमी था, लेकिन भीमदेव ने इच्छिनी देवी के शादी करने के लिए इन्होंने गला समझा पृथ्वीराज चौहान को, और युद्ध किया। कहाँ किया? नागौर के युद्ध में। गुजरात के भीमदेव ने नागौर के युद्ध में संघर्ष किया, और उसकी विजय किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान की। तो एक बार इसको देख लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष के आयु में शासक बना। उस समय जो इनका संरक्षक था वो माता कपूरी देवी और केमास था, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले इन्होंने गुड़गांव में 1178 में नागार्जुन का दमन किया। नागार्जुन कौन था? पृथ्वीराज चौहान का चचेरा भाई। इसके बाद 1182 में भंडारा का दमन किया। भंडारा कहाँ के थे? सतलज के। इसके बाद 1182 में महोबा का युद्ध हुआ। चंदेल शासक परमोदी देव को पराजित किया। यहाँ पे आधा और उद्दल थे, जिनके गीत अभी तक भी बुंदेलखंड में गाए जाते हैं, और ये महोबा के प्रसिद्ध है। वहां पे इनकी छत्रियां भी बनी हुई है। इसके बाद गुजरात के भीमदेव ने नागौर के युद्ध में संघर्ष किया पृथ्वीराज चौहान से। विवाह देखा जाए तो आबू के सलाह पवार की पुत्री थी इच्छिनी देवी। इच्छिनी देवी की शादी कौन करना चाहता था? भीमदेव। इच्छिनी देवी किसे करना चाहती थी? पृथ्वीराज से। इन दोनों की हो गई शादी, और इन दोनों को लेकर बीच में हुआ युद्ध। और एक इनका इंपॉर्टेंट कारण है वो सीमा विवाद भी इसको माना गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई। इसके बाद चलते हैं अपन आगे। आप लीजिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसके बाद देख लेते हैं अपना सहयोगिता वाली स्टोरी को, ठीक है। तो सहयोगिता वाली स्टोरी में सबसे पहले जो सहयोगिता के जो पिताजी कौन थे? जयचंद गढ़वाल। कौन थे? जयचंद गढ़वाल। सहयोगिता के जो पिताजी थे वो जो जयचंद गढ़वाल। इधर पृथ्वीराज चौहान जी के जो पिताजी थे वो थे सोमेश्वर। इसको प्रताप नंदेश्वर भी कहा गया। इधर थी संयोगिता। इस साइड थे पृथ्वीराज चौहान। और इनकी माता कर्पूरी देवी। ठीक है। ऐसे देखा जाए तो जो सहयोगिता की जो माता थी वो, और जो पृथ्वीराज चौहान जी की जो माता थी कर्पूरी देवी, ये दोनों क्या थी? बहनें। क्या थी? बहनें थी, सगी बहनें थी। यानी कि इन दोनों की मम्मियां क्या थी? एक थी। किनकी? इसकी मम्मी और इसकी मम्मी की जो मम्मी थी वो एक थी, यानी दोनों सगी बहनें थी, ठीक है। ऐसा देखा जाए तो जयचंद बाबा और ये जो पृथ्वीराज चौहान थे, इनकी जो सहयोगिता थी, और ये पृथ्वीराज चौहान थे, ये मौसी के भाई बहन थे। इधर इसकी मम्मी और इसकी मम्मी। इसकी मम्मी तो इसकी लगी थी मौसी, और इसकी मम्मी इसकी लगी थी मौसी, ठीक है। सहयोगिता जो है यानी कि ये दोनों भाई बहन थे एक प्रकार से देखा जाए तो। लेकिन ये अपने नाना जी के यहाँ जाया करते थे दोनों, सहयोगिता और पृथ्वीराज। तो इन दोनों को मन ही मन प्रेम हो गया। और जब आगे जाके इसके बारे में जयचंद गढ़वाल को पता लगा, तो जो जयचंद गढ़वाल है ये बोलता है, पहले समझाता है सहयोगिता को कि बेटा ऐसा नहीं हो सकता, आप तो दोनों भाई बहन हो। लेकिन सहयोगिता को समझ नहीं आता।
उसके बाद फिर ये मिलकर समझाते हैं पृथ्वीराज जी को, तो पृथ्वीराज जी बोल देते हैं, तो पृथ्वीराज जी भी नहीं समझते। उसके बाद इन दोनों को मिलकर इनको एक उपाय सूझता है कि अब तो सहयोगिता का शादी करा दी जाए। क्या करा दी जाए? शादी करा दी जाए। तो इनकी शादी कराने के लिए हुआ स्वयंवर का आयोजन। ये किसने किया? जयचंद गढ़वाल ने स्वयंवर का आयोजन किया और आसपास के सभी राजाओं को और राजकुमारों को बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि इसकी करनी थी इंसल्ट। तो जो सहयोगिता थी ये लिखता है, पत्र लिखती है और व्हाट्सएप करती है पृथ्वीराज चौहान को। सहयोगिता पत्र लिखती है और व्हाट्सएप करती है पृथ्वीराज चौहान को कि फलाने टाइम पे मेरा स्वयंवर है, मैं स्वयंवर में शादी करूंगी तो आप ही से ही करूंगी, किसी से भी नहीं करूंगी, वरना मैं जहर खा के निमट जाऊंगी। ऐसा कौन बोलती है? सहयोगिता बोलती है। तो पृथ्वीराज को पता लग गया कि इसका स्वयंवर होने वाला है। जयचंद गेड़वाल क्या करता है? बाकी सारे शासक आ गए, सारे राजकुमार आ गए और पृथ्वीराज जो थे इनका द्वारपाल यानी बाहर इनका एक स्टेचू यानी पुतला बना के वहां पे आगे मेन गेट पे रख देता है कि ये तो हम उसकी बेइज्जती करने के लिए क्या करता है, पुतला बना के वहां पे रख देता है। पृथ्वीराज चौहान को पता लग जाता है कि स्वयंवर होने वाला है और सहयोगिता जो है ये किसी और से शादी नहीं करेगी। तो स्वयंवर का होता है आयोजन, स्वयंवर शुरू हो जाता है। स्वयंवर शुरू हो जाता है, स्वयंवर में अभी तो विवाह चलते हैं, उस टाइम पे स्वयंवर चला करते थे, राजा महाराजा स्वयंवर करते थे। तो सहयोगिता को आत्म होती है माला और उसको बोला जाता है कि जा अपने किसी को भी चूज कर ले। तो सहयोगिता बारी बारी सबको देखती हुई जाती है, किसी को भी माला नहीं पहनाती। बाहर जहाँ द्वारपाल पे पृथ्वीराज चौहान की जो मूर्ति लगी हुई थी उसको जाके पहना देती है माला। और इसके अनुसार यह है कि सहयोगिता ने वर के रूप में किसको चुना? पृथ्वीराज चौहान को। ये बात जयचंद गढ़वाल को हजम नहीं हुई। जयचंद जो गढ़वाल है ये कर देता है विद्रोह। इतने में ही पृथ्वीराज चौहान पहुंच जाता है कहाँ पे? स्वयंवर की जगह पे और उठा लेता है सहयोगिता को। सहयोगिता को लेके चला जाता है, यानी कि सहयोगिता का हो जाता है अपहरण। क्या कर लिया जाता है? अपहरण। तो जयचंद गढ़वाल को फिर जयचंद गढ़वाल को ये बात सहन नहीं होती और जब पृथ्वीराज चौहान पर मोहम्मद गोरी जब आक्रमण करती है तो उस समय जयचंद गढ़वाल उसकी मदद नहीं करता। इसलिए जयचंद गढ़वाल को नहीं करने के कारण इसको गद्दार की उपाधि दी गई और जितने भी गद्दार हैं उसको उनको जयचंद गढ़वाल के नाम से बुलाने जाने लगा कि ऐसा कि जयचंद गढ़वाल तो किसी को भी ना मिले, क्योंकि कोई विदेशी आकर आक्रमण करता है तो भाई के भाई जो ये तो मासेरे थे ससुर जी, उसके बाद ससुर जी बन चुके थे, सहयोगिता को शादी कर ली थी तो, लेकिन इन्होंने उसका साथ नहीं दिया। तो अब इसके बाद अपन शुरू करते हैं तराइन के युद्ध को। तराइन के वैसे देखे जाए तो 3 युद्ध होते हैं, लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान के साथ थे वो तो 2 ही युद्ध हुए हैं। तो आप ये जयचंद गढ़वाल वाली ये कहानी थी, तो ये हो गई यहाँ पर। अब अपन शुरू करते हैं तराइन के युद्ध को। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये हुआ था 1191 में। तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये हुआ था 1191 में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ। यहाँ पे जो सारी सेना दरबार में इकट्ठी हो रही थी, मेदिनी का गोविंद राय और एक शासक और उपस्थित था। तो दूसरा जो शासक था उसकी हुआ करती थी मूछें। क्या हुआ करती थी? मूछें। और जो गोविंद राय थे इनके मूछें नहीं थी। तो जब गोविंद राय के सामने वो शासक अपने मूछों पर ताव दिया करता था, समझ दे रहा हूँ, इसे ताव दिया करता था तो गोविंद राय को अधिक गुस्सा आया करता था और ये बोलता है कि युद्ध में इसको जरा मुझसे दूर रखना, वरना सबसे पहले मेरे यहाँ से ये मुझे मुझों पर ताव देने वाला ही मारा जाएगा। ठीक है, तो ये बात यही थी। तो इस बात का गोविंद राय को गुस्सा था। उसके बाद ये जाते हैं युद्ध में, मोहम्मद गोरी से वहां पर संघर्ष होता है चालू। मोहम्मद गोरी एक तेज प्रहार करता है और उससे गोविंद राय के डायरेक्ट दांतों में आके लगती है। कहाँ? दांतों में आके लगने के कारण इसको गुस्सा और तेज हो जाता है। एक गुस्सा तो इसको दरबार में जो वहां पे आया हुआ था वो था, दूसरा गुस्सा इसके दांतों में लगने के कारण जो था वो था। तो गोविंद राय ने इतनी जोर से भले का तीव्र दोबारा प्रहार किया। किसने किया? मोहम्मद गोरी पर। ऐसा प्रहार किया कि जो मोहम्मद गोरी ये बिल्कुल ही मूर्छित हो गया, इसको कुछ होश नहीं रहा। इसको उठा के भी इसके दूसरे सैनिक लेके गए हैं और वहां पर ऐसा विजयी वार किया। किसने? गोविंद राय ने ऐसा विजयी वार किया कि एक
की वार में गौरी को चित कर दिया, मोहम्मद गौरी को चित कर दिया। तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। सारी मोहम्मद गौरी की जितनी सेना थी सारी भागने लगती है। बस गलती यहाँ पे ये हो जाती है पृथ्वीराज चौहान की सेना से और इससे कि इन्होंने जो सेना वापस भाग रही थी तो उनका पीछा नहीं किया, और इसी के कारण तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, 1 साल के अंदर में। तो अगर उस समय अगर पृथ्वीराज की सेना इसको पकड़कर वहीं अच्छे से कूट लेती तो दोबारा युद्ध करने की नौबत ही नहीं आती। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। राजा गोविंद राय ने गौरी पर एक ऐसा विजयी वार किया कि पहले ही वार में जीत कर दिया, यानी उसको निपटा दिया। तो इस युद्ध में विजय किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान की। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान सेना भागती हुई, इस विजय के बाद पृथ्वीराज की सेना ने भागती हुई सेना का गौरी की सेना का पीछा नहीं किया, और ये इसका एक है वीक पॉइंट है। अगर ये पीछा कर लेती तो तराइन का द्वितीय युद्ध नहीं होता। इसी के बाद देखते हैं इसका तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी दोबारा आता है और पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसके बाद अपन तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का जो द्वितीय युद्ध है ये हुआ 1192 ईस्वी में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। मोहम्मद जो गौरी है इसने 2 दूतों को भेजा है। पहला था है किंगवास उल मुल्क, दूसरा है रुकनुद्दीन हमका। सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान पहला युद्ध जीत चुके थे, वहां पे आता है किंगवास उल मुल्क, और ये आगे पृथ्वीराज चौहान से बोलता है कि हमारे राजा मोहम्मद गौरी ने बोला है कि आप हार कबूल करते हो कि आप एक बार फिर आक्रमण करो। तो पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं कि बावड़ा हो गया इसलिए जाओ वापस अपना काम धंधा कर, और अपने शासक को जाके बोल देना कि पहली बार तो कम मारा था, इस बार अगर पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसा जाके वापस किंगवास को वापस भेज देता है मोहम्मद गौरी। इसके बाद अगली जो चाल है इसमें कूटनीति का प्रयोग करता है और ये भेजता है रुकनुद्दीन हमका को। सेकंड दूत कौन होता है? रुकनुद्दीन हमका। ये पृथ्वीराज चौहान के बाद आता है और रुकनुद्दीन हमका जाके बोलता है कि महाराज मुझे तो मेरे भाई ने भेजा है, आप बता दीजिए कि युद्ध करना है कि नहीं। तो पृथ्वीराज बोलता है कि युद्ध करे, चाहे जो करना है वो करे, हम किसी में पीछे हटने वाले नहीं है। अगर तुम्हें युद्ध करना है तो तुम आ जाओ, हम लड़ने को तैयार है। तो रुकनुद्दीन हमका जो है ये अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और पृथ्वीराज चौहान से बोलता है कि ठीक है साहब, मैं मेरे भाई से पूछ के आपको बताता हूँ, तब तक आप आपके खेमे में रहिए, मैं मेरे खेमे में रहता हूँ। और ये यहाँ पर कर दी इसने चाल दी अपनी एक चाल। जो रुकनुद्दीन हमका है ये मोहम्मद गौरी को फैक्स भेजता है और वहां से बताता है कि रात रात में ये पास आते हैं और ये करते हैं यहाँ पे चालाकी। जो रुकनुद्दीन हमका है ये मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी ये एक योजना बनाते हैं कि सुबह के टाइम पे अपन चौहानों पर आक्रमण करेंगे भोर होते हुए, यानी सुबह 4 बजे समथिंग, या फिर उस समय करेंगे अपन इसमें आक्रमण। और ये जो सुबह का टाइम होता है इस समय जो चौहान शासक जितने भी थे या कोई और भी हो तो वो बिल्कुल भी युद्ध के लिए तैयार नहीं थे और डेली प्रक्रिया के जो कार्य थे उनको करने में व्यस्त थे। इसी समय मोहम्मद गौरी की सारी सेना की कुछ टुकड़ी तो जहां इन्होंने खेमा जमा हुआ था वहां मसा जला के यानी आग जलाकर वहां पे बैठ गई चारों ओर, ताकि जो दूसरी सेना थी पृथ्वीराज चौहान की इसको लगे कि ये तो एक जगह बैठे हुए हैं और कोई प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं। इतने ही टाइम में मोहम्मद गौरी की पूरी सेना ने चारों तरफ से पृथ्वीराज चौहान की सारी टोली को घेर लिया और जैसे ही ये जाते हैं अपने सेवानिवृत्त कार्य के लिए जाते हैं, मोहम्मद गौरी की जो सेना है ये कर देती है आक्रमण और इतने में पृथ्वीराज की सेना संभल नहीं पाती और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान पकड़े जाते हैं। फिर भी पृथ्वीराज चौहान हारते नहीं है। ये एक इनके हाथ में अपनी घोड़ी लगती है नाटेरंबा, जो नाचने वाली घोड़ी थी वो इनके पल्ले पड़ जाती है और इनके हाथ में तलवार पड़ जाती है। तो जैसे ही सारे युद्ध तो करते हैं लड़ाई, और जैसे ही पृथ्वीराज चौहान अपनी घोड़ी को आगे खिसकाने की कोशिश करें वहां पे इसको तीर तलवारों की आवाज आती है घोड़ी को और जो वहां से घोड़ी को देती है नाचना शुरू। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान के साथ ये सब विश्वासघात हुआ। मोहम्मद गौरी ने छुप कर पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया और इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है हारता है बुरी तरीके से और पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रदाय को कैद कर लिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रदाय को कैद कर दिया जाता है और मोहम्मद गौरी विजय होता है। पृथ्वीराज के चौहान को धोखे से हार जाते हैं। सुबह सुबह हमला करने पर राजपूत सेना संभल नहीं पाती है और
हार का मुंह देखना पड़ता है। किसको देखना पड़ता है? पृथ्वीराज चौहान को हार का मुंह देखना पड़ता है। शीर्षा के पास पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर कैद कर लिया जाता है और पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रदाय को अपने साथ ले लिया जाता है। इसके बाद किंवदंतियों के अनुसार जो है ये बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को जेल में बंदी बनाया गया, उनको पकड़कर कैद कर लिया जाता है और पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें निकाल ली जाती है, मतलब पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर लिया जाता है, ऐसा बताया गया है विद्वानों के अनुसार। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकालकर पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रदाय को दोनों को कर दिया जाता है कैद। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रदाय दोनों मिलकर योजना बनाते हैं कि ऐसे तो ये चौहानी कौन है, ऐसे तो हार मानने वाला नहीं है, तो कुछ सोचा जाए। चंद्रप्रदाय एक योजना बनाता है और उसमें पृथ्वीराज चौहान को अच्छे से समझा देता है। इसके बाद वहाँ के जो सैनिक होते हैं कैद में, चंद्रप्रदाय बोलता है कि हमारे महाराज जो है ये मोहम्मद गोरी को शहनशाह को कुछ दिखाना चाहते हैं, अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं। हमारे महाराज ऐसे हैं जो कि बिना आंखों के होते हुए भी सही निशानों को भेद सकते हैं और ऐसी चाल चलते हैं। कौन? चंद्रप्रदाय और पृथ्वीराज दोनों मिल गए। इसके बाद ये बात मोहम्मद गोरी तक पहुंचाई जाती है। मोहम्मद गोरी सोचता है कि ऐसी कौन सी कला है चौहान शासक में जो बिना नेत्रहीन होते हुए भी एकदम सटीक निशाना लगा सकता है। तो ऐसे में इन दोनों को बुलाया जाता है पूरे दरबार में और बीच में कर दिया जाता है पृथ्वीराज को गड़ा। इनके हाथ में तीर बाण दे दिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान जो है ये चंद्रप्रदाय के इशारे पे देखता है और चंद्रप्रदाय बोलता है मोहम्मद गोरी से कि महाराज हमारे जो राजा हैं ये कोई ऐसे वैसे राजा नहीं है, आप जब इनको आदेश दोगे तभी ये अपना निशाना साधेंगे और जो निशाना साधने को बोला जाएगा उसको साध लेंगे, लेकिन इसके लिए आप ही अनुमति देंगे, यानी इसकी शुरुआत आप ही करेंगे। सबसे पहले आप बोलोगे कि शुरू करो या जो भी उसके बारे में। तो जैसे ही मोहम्मद गोरी इस बात को राजी हो जाता है कि हाँ ठीक है मैं हाँ करूंगा और पृथ्वीराज निशाना बांधेंगे, इतने में ही जो चंद्रप्रदाय है ये पृथ्वीराज चौहान को पूरी दिशा इनकी शब्दभेदी बाण, ऐसा बाण था शब्दभेदी बाण के बारे में पृथ्वीराज को आराम से समझाते हैं। तो चंद्रप्रदाय पृथ्वीराज जी से बोलते हैं, जैसे ही शहंशाह आवाज लगाता है कि शुरू करो या शुरू हो कुछ भी ऐसे बोलता है, तो चंद्रप्रदाय पृथ्वीराज जी को बोलता है कि 4 बाज 24 गज उंगल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। 4 बाज 24 गज उंगल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये पृथ्वीराज जी को सिखा दिया और जैसे ही सिखाया जाता है तो पृथ्वीराज जी अपने एकदम निशाना को सही करते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं और तीर डालते हैं और जो तीर जो है मोहम्मद जो गोरेदार सीधे ही उसके सिर के आर पार हो जाता है, सिर के आर पार हो जाता है और वहीं से ही डायरेक्ट मोहम्मद गोरी ऐसा फैलता हुआ आके पड़ता है नीचे जमीन पर। तो इससे होती है उसकी मृत्यु। और चंद्रप्रदाय उसी समय पृथ्वीराज जी खाक में आता है, अपना सिर देता है और उसको अपने आप को फांसी लगा लेता है। ये किंवदंतियों के अनुसार बताया गया है कि ऐसे हुआ है। लेकिन इसी बात आगे अगर देखेंगे इतिहास तो उसमें बताया गया है कि जो इसमें पृथ्वीराज चौहान ने और मोहम्मद गोरी ने मिलकर आगे शासन भी किया है। कहीं जगह पर दिखाया गया है कि इन दोनों ने मिलकर अपने नाम के सिक्के चलाए और बाद में भी शासन किया, मोहम्मद गोरी ने आगे भी शासन किया, ऐसे भी अपन आगे पढ़ने को मिलता है। तो ये सब किंवदंती है, अब कितनी सही है कितनी नहीं है तो सब वो जाने, आपने वो पढ़ना है, इस पे ध्यान दो। तो आप ये देख लिया है, इसका तराइन देते युद्ध देख लेते हैं। तराइन युद्ध 1192 में हुआ, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ। दूध देखे जाए तो पहला दूध था पीनवास मूर्ख, जिसको पृथ्वीराज चौहान ने वापस भेज दिया था कि तू जा निकल, और मोहम्मद गोरी की जगह बोलने की हम डरते नहीं है, हम तो लड़ाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद गोरी फिर दूध में है रुकमुद्दीन हकमा, जो पृथ्वीराज चौहान को धोखे में अपनी बातों में ले लेता है और उसके बाद हमला करते हैं मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज की सेना को धोखे में रखता है। सुबह सुबह हमला करने के बाद सेना संभल नहीं पाती और इनको हार का मुंह देखना पड़ता है। शीर्षा के पास पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया जाए और बंदी बना लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है, ये हो गया अपना तराइन का द्वितीय युद्ध। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद देखते हैं अब इसके आगे प्रमुख तथ्य। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद अब शुरू करते हैं इस युद्ध के संबंधित मत, यानी कि युद्ध का परिणाम और संबंधित विविध मत क्या कहते हैं उनके बारे में। सबसे पहले पृथ्वीराज गोरी सम्मिलित रूप से शासन किया, ऐसा किसने कहा? गोपीनाथ शर्मा जी ने। शब्दभेदी बाण द्वारा मोहम्मद गोरी की हत्या की, ऐसा पृथ्वीराज रासो में उल्लेख है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रप्रदाय। पृथ्वीराज को कैद किया, वो अंत में मरवा दिया, ऐसा हमें महाकाव्य में मिलता है।
पृथ्वीराज को भागते हुए पकड़कर मरवाया, ऐसा फरिश्ता और उस मिनहास उस सीजार में मिलता है। गौरी पृथ्वीराज को पकड़कर गधे ले गया और वहीं जाकर मराया, ऐसा अबुल फजल ने कहा है। पृथ्वीराज दासों के अनुसार पृथ्वीराज को पकड़कर गंज ले जाया गया, जहां पृथ्वीराज ने शब्द विधि बाण से गौरी की हत्या की, ऐसा किसमें पृथ्वीराज दासों में मिलता है। इस युद्ध के बाद गौरी ने भारत के मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। कौन किस युद्ध के बाद? तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद गौरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखता है। पृथ्वीराज को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। पृथ्वीराज को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। तो ये अपने पृथ्वीराज के संबंधित विभिन्न मत देख लिए हैं। इसके बाद चलते हैं अगले स्लाइड पर, तो आप लीजिए इसका फटाफट स्क्रीन। इसके बाद देखते हैं अगर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज ने पृथ्वीराज रजूभाई तहारीरा इसको अजमेर साहिब का संस्थापक बनाया। इसके बाद इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य 18 युद्ध हुए, जिसमें से 17 पृथ्वीराज चौहान जीता था और एक मोहम्मद गौरी जीता था। पृथ्वीराज चौहान के अगर दरबारी कवि देखे जाए तो एक था चंद्रप्रदय, एक जयानक, एक वागीश्वर, एक जनार्दन, एक विश्वरूप और एक विद्यापति गोल्ड। इसमें चंद्रप्रदय और विश्वरूप सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी को नजर से देख लेना। विभिन्न ग्रंथों में देखा जाए तो मोहम्मद गौरी कितने हार का उल्लेख कितनी बार मिलता है, तो देखते हैं। हमीर महाकाव्य में 7 बार हार का उल्लेख मिलता है। पृथ्वीराज प्रबंध में 8 बार हार का उल्लेख मिलता है। पृथ्वीराज रासों में 21 बार हार का उल्लेख मिलता है और प्रबंध चिंतामणि देखी जाए तो 23 बार हार का उल्लेख मिलता है। तो ये हो गया अपना पृथ्वीराज चौहान पूरा। पृथ्वीराज चौहान अपने शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देख लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें अपन पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान। तो अब आज की क्लास में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद साथियों।